Hello, my dears. How are you all? Today we are meeting after a long gap. Yes, summer vacations are going on. So we all are in holiday mood. Yes or no? Okay, let's do today the back exercises and question answers of chapter 7 Shreya from your Hindi book Sunahri Dhoop. Let's discuss the Shabdarth first. पेज नंबर 64. पहला शब्द है कड़े मीन्स कठोर, हार्ड. बरसों, सालों, फ्रॉम ईयर्स. अड़े स्थित मीन्स सिचुएटेड, लोकेटेड और स्टेशनड. लौह स्तंभ लोहे का खंबा, आयरन पोल और पिलर. अनहोनी जो नहीं होना चाहिए, विच शुडंट हैपन. भाप उठा, आभास हो गया, मेड गेस. उखड़ा जमीन से अलग हो जाना, सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल और अर्थ. उजड़ा नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड. तले नीचे, अंडरनीथ. नेक्स्ट है कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख मीन्स फॉर डिक्टेशन. So this you can practice yourself. Next is पाठ बोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्न उत्तर. तो सबसे पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है किसी ने क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है. उत्तर किसी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पेड़ ना जाने कितने बरसों से आंधी वर्षा सब झेलते हुए आज भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा किए खड़ा है. ख पेड़ किसकी तरह खड़ा है. उत्तर पेड़ लौह स्तंभ की तरह खड़ा है. ग पेड़ ने क्या भांप लिया. उत्तर पेड़ ने अनहोनी को भांप लिया. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए. क पेड़ कैसी स्थिति में सीधा खड़ा है. तो फ्रॉम आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आंधी पानी में. उसके बाद ख है पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा है. किसकी. विनम्रता की. नेक्स्ट इज पेड़ क्या नहीं लेना चाहता. तो क्या नहीं लेना चाहता. झूठा श्रेय. इसके बाद है लिखित प्रश्न. तो पहला प्रश्न है पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न. तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कविता में पेड़ को लौह स्तंभ क्यों कहा गया है. उत्तर कविता में पेड़ को लौह स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ भी लौह स्तंभ अर्थात लोहे के खंभे की तरह सर्दी गर्मी, धूप वर्षा, आंधी तूफान आदि सब झेलते हुए अपने स्थान पर अड़ा रहता है. अगला प्रश्न है पेड़ क्यों कांप उठा. उत्तर पेड़ इसलिए कांप उठा क्योंकि उसने अनहोनी को भांप लिया था. उसने समझ लिया था कि जो उसके कारण नहीं किसी और के कारण हुआ उसका श्रेय उसे दिया जा रहा था और इस बात को वह उचित नहीं मानता था. ग पत्तियां चुप ना रह सकीं. पत्तियों ने चुप ना रहकर क्या किया. उत्तर पत्तियों ने चुप ना रहकर सर सर का शोर करना शुरू कर दिया. घ किसी ने पेड़ से क्या कहा. संक्षेप में बताइए. उत्तर किसी ने पेड़ से कहा कि तुम ना जाने कितने बरसों से आंधी तूफान वर्षा धूप सब झेलते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़कर लोहे के खंभे की तरह अपने स्थान पर स्थिर खड़े हो. अगला प्रश्न पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों. उत्तर पेड़ ने हर हाल में अपने खड़े रहने का श्रेय अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को दिया क्योंकि उसने उसकी जड़ों को मजबूती से हमेशा जकड़े रखा था जिस कारण वह लोहे के खंभे की तरह सदैव अपने स्थान पर अड़ा रहा.
इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? उत्तर, सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है, पर पेड़ सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लोहे के खंभे की तरह अपने स्थान पर खड़ा रहता है। इससे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। ख, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि पेड़ सर्दी गर्मी, वर्षा धूप, आंधी तूफान आदि किसी भी परिस्थिति में टूटकर बिखरता नहीं, बल्कि हरा भरा रहकर शालीनता के साथ अपनी हरियाली सब ओर बिखेरते हुए अपने स्थान पर सदा खड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, अनहोनी को भांप उठा। यहाँ कवि किस अनहोनी की बात कर रहा है? उत्तर, जब किसी ने हर कठिन परिस्थिति में डटकर खड़े रहने पर पेड़ की प्रशंसा की तो पेड़ अनहोनी का एहसास कर कांप उठा। अनहोनी का अर्थ है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ अनहोनी से कवि का भी यही तात्पर्य है कि पेड़ को उस काम का श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए था जो उसके कारण नहीं, किसी और के कारण संभव हुआ था। पेड़ के नीचे की मिट्टी ने कसकर उसकी जड़ों को पकड़े रखा था, तभी पेड़ वर्षों से अपने स्थान पर स्थिर खड़ा रह सका था। अगला प्रश्न है, पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? उत्तर, जब किसी ने हर स्थिति में पेड़ के लोहे के खंभे की तरह एक स्थान पर खड़े रहने पर उसकी प्रशंसा की तो पेड़ ने इस बात का श्रेय नहीं लिया। पेड़ के अनुसार वह तो बार बार झुका, गिरा, डालियां टूटी और सूखा ठूंठ होकर वह कई बार उजड़ा, पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ने उसकी जड़ों को कसकर पकड़े रखा, जिस कारण वह बरसों से अपने स्थान पर खड़ा रह सका। इस प्रकार अपने स्थिर खड़े रहने का श्रेय पेड़ ने अपने पैरों तले की मिट्टी को दिया। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ना लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? उत्तर, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो पेड़ के बारे में हमारी धारणा मीन्स ओपिनियन अच्छी ना बन पाती। हम उसे भी उन व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल लोगों की श्रेणी में रखते जो किसी और द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद वाहवाही खुद बटोरते हैं और हर अच्छे काम का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, चाहे वह काम किसी और ने ही क्यों ना किया हो। पर यहाँ पेड़ ने दिया गया श्रेय स्वयं ना लेकर अपने पैरों तले की मिट्टी को दिया, जिस कारण पेड़ के लिए हमारी धारणा अच्छी बन पाई। नीचे लिखे शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं सब मिले जुले हैं, जिनको आपने संज्ञा के जो 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें रखना है उन शब्दों को उनकी अनुसार। जैसे व्यक्तिवाचक के नीचे कौन कौन से शब्द आएंगे? गंगा, सूरज और चांद। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? पत्तियां, ऋतुएं, पेड़, आम और माली। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मित्रता, विनम्रता, हरियाली और करुणा। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। तो झूठा, सच्चा, सूखा, गीला, विनम्रता, उदंडता, उदय, अस्त, घटता, बढ़ता, ऊंचा, नीचा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर रिक्त स्थान में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। तो यहाँ पे
जो गिवन वर्ड्स हैं उनके आपने जेंडर चेंज नहीं करने, बल्कि उनका जेंडर बताना है कि वो कौन सा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है सूरज, सूरज शब्द है पुल्लिंग। दूसरा धरती स्त्रीलिंग, डालियाँ स्त्रीलिंग, स्तंभ पुल्लिंग, बिजली स्त्रीलिंग। अगला है चांद पुल्लिंग, पेड़ पुल्लिंग, मिट्टी स्त्रीलिंग, पत्तियाँ स्त्रीलिंग, आंधी स्त्रीलिंग। उसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को छांटकर तालिका के अनुसार लिखिए। तो इस बॉक्स में मिले जुले शब्द दिए हैं, आपको ये शब्दों के बारे में ज्ञान होगा। तत्सम मीन्स जो संस्कृत के समान है, और तद्भव मीन्स जो संस्कृत से के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके उनका इजी वर्जन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देशज जो देश की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, और विदेशी शब्द जो फॉरेन लैंग्वेजेस से हिंदी में आए हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों को हमने इन अलग अलग कैटेगरीज में रखना है। तो पहली कैटेगरी है तत्सम शब्द, मतलब संस्कृत के समान, एज इट इज़, जो संस्कृत में भी प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में भी उसी तरह प्रयुक्त होते हैं। तो ये हैं अग्नि, हास्य, अभिलाषा, क्षेत्र और सूर्य। तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़ा के शब्द, संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको थोड़ा आसान बना दिया जाता है। ये हैं टोपी, नींद, उपजाऊ, गर्मी और मूर्खता। तो देशज शब्द हैं जो देश की अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हैं, टेकड़ी, दुभाषीय और धौंकनी। और विदेशी शब्द हैं मुश्किल, निशान, मुकाम, सौदागर, फैंसी, थिएटर और हिमाकत। इसके बाद अगला प्रश्न है समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक मतलब सेम रिदम वाले, मतलब राइमिंग वर्ड्स। जैसे पहला है बड़े हो, तो इससे मिलता जुलता कड़े हो, अड़े हो भी लिख सकते हो आप। उखड़ा, उजड़ा और बिखरा भी लिख सकते हो आप। गिरा, घिरा, कांप उठा, भांप उठा, बदलती है, गरजती है, उड़ती है, गिरती है। तो आप कुछ अन्य वो शब्द भी लिख सकते हैं। उसके बाद है पांचवा, रिक्त स्थानों में पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि पहला उन्होंने खुद ही सॉल्व किया है, घर, गृह, सदन, और भी कुछ आप लिख सकते हो, निकेतन, भवन, लाइक। उसके बाद अंधेरा का है अंधकार, तिमिर, और अन्य भी कुछ लिख सकते हैं जैसे कि तम भी अंधेरा होता है। उसके बाद अतिथि, मेहमान, पाहुना और आगंतुक ऑल्सो यू कैन राइट। इच्छा, चाह, अभिलाषा, मनोरथ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जंगल, वन, अरण्य, कानन, नदी, तरंगिनी, तटिनी, सरिता, पुत्री, बेटी, सुता, तनया, पेड़, वृक्ष, विटप और तरु, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद 6वां प्रश्न है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट रेफरेंसेस। जैसे घन, घन का मतलब बादल भी होता है और हथौड़ा भी होता है। तो अब आपने यहाँ पे जो नीचे उन्होंने शब्द दिए हैं उनके अनेकार्थी जो शब्द हैं वो लिखने हैं। जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है, जैसे इनकम टैक्स, आयकर आदि। उसके बाद धन, दौलत और जोड़। अंबर, आसमान, और दूसरा अर्थ है वस्त्र, कपड़ा। पत्र, चिट्ठी या पत्ता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।